हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। आज हम बिहार स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है। इस पीवाईक्यू को जो अब 50 क्वेश्चन शिक्षण कला और अन्य दक्षता के आते हैं। आपको पता है शिक्षण कला से 30 क्वेश्चन होते हैं, अन्य दक्षता में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। इस 20 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं, कुछ रीजनिंग के होते हैं, कुछ आपके मैथ्स के होते हैं। ठीक है ना। ये तीनों मिलकर के 20 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन आपके शिक्षण कला से होते हैं। ये एग्जाम डेट 19 जून 2024 को आया हुआ एकदम एग्जैक्ट पेपर है, बाइलिंगुअल है। तो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं जितना एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल इनफैक्ट की बातें करूंगा, जो हमारी काम की चीजें होंगी बस उतना ही एक्सप्लेनेशन होगा। तो 50 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी फटाफट निपटा लेते हैं। रेगुलर वीडियो आएगी, जैसे हमने कहा था कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनको ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ वहां से प्राप्त कर लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण के किस स्तर पर अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की आवश्यकता है? तो वो एक प्रकार का होता है, उसका नाम है चिंतनशील। यानी चिंतनशील में क्या करते हैं आप? ये चिंतनशील जो होता है, ये आपके शिक्षण का सबसे उन्नत स्तर होता है एक तरीके से। इसमें आपको सक्रिय भागीदारी, आपको अत्यधिक कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। ये स्मृति समझ इन दोनों स्तरों से ऊपर का स्तर होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? ए आपका करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कह रहा है कि शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है शिक्षण की रणनीतियों को। मतलब शिक्षक शिक्षक जो होता है पहले रणनीति बनाता है कि हमको क्या पढ़ाना है, हमको कैसे पढ़ाना है, हमको किस लिए पढ़ाना है। इसकी इसकी मतलब पूरी पूरी कंप्लीट एनालिसिस लेके चलता है। संसाधन पे की बात करता है कि पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है, विधियां कौन सी प्रयोग करनी है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, इसके बाद एक छोटी सी हम जानकारी आपके सामने साझा करना चाहते हैं। यदि आप अपना कंप्लीट या स्टेट पास आउट होना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये मैंने कुछ पहले एनसीईआरटी और अभी हमने रिसेंटली एससीईआरटी लॉन्च की हुई है। ये एससीईआरटी आपकी रियल एससीईआरटी है, इसमें किसी भी प्रकार की बनावट चीजें नहीं है। ये एनसीईआरटी एकदम रियल है, किसी भी प्रकार की बनावट नहीं है। एससीईआरटी में आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी अवेलेबल है। इसमें आपको एमसीक्यू के साथ साथ हैंड रिटेन नोट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से। अभी इसके पहले एक मैराथन वीडियो 9th और 10th की जियोग्राफी की हमने डाल भी दी है, इनको आप जरूर देख लें। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है ये कंप्लीट। तो आपको ये कंप्लीट ये 99 रुपीज में अवेलेबल है। यदि आप सब एक साथ लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इसके साथ साथ ये फ्री अवेलेबल है आधुनिक भारत, जो कि इसकी प्राइस सिंगल लेना चाहते हैं तो 49 रुपीज है। 18 से एमसीक्यू के साथ साथ हमने बीपीएससी के द्वारा पूछे गए विभिन्न एग्जामों के प्रश्नों का ऑनलाइन संस्करण भी इसमें है, और 18 से एमसीक्यू भी है। और ये सबसे बड़ी बात, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का रियल मिश्रण है। इसके लिए आपको ये नंबर जो दिया गया ना 7905858205, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, जो भी कोर्स के बारे में लेना है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि शिक्षण के किस चरण में विद्यार्थियों को दिए गए ज्ञान का मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है जो उत्तर सक्रिय होता है, मतलब कि सक्रिय होने के बाद का जो चरण है उसमें उनके ज्ञान का मूल्यांकन होता है कि बच्चा ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, उनका फीडबैक देते हैं, उनको पुनः दोबारा उनको हम एक तरीके से हम कहें तो रिमेडियल टीचिंग देते हैं, मतलब पुनः शिक्षण देते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। कह रहा है कि एक साक्षात्कार में आप नेल्सन मंडेला से क्या प्रश्न पूछेंगे? यह प्रश्न ब्लूम के वर्गीकरण के किस स्तर का है? मैं आपको बता दूं, यह जो प्रश्न है ब्लूम के श्रेणी के एक अनुप्रयोग स्तर का प्रश्न है। उसमें आपको संबंधित है, क्योंकि इसमें जो छात्र होते हैं अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं और नेल्सन मंडेला से इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्वेश्चन बनाते हैं, और एक प्रकार के कौशल दिखाता है कि आप जो छात्र हैं वो अपने जानकारी को साझा कर सकते हैं,
और वो अपने व्यवहार में उनको लागू कर सकते हैं। तो लागू कर सकते हैं इसका मतलब ये क्या, एक प्रकार का एप्लीकेशन होगा, अनुप्रयोग होगा। अब आइए, विचारों के साथ विचारों को एक साथ रखकर की गई एक नई समग्रता क्या कहलाती है? वो कहलाती है सिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं संश्लेषण। क्या नाम है उनका? संश्लेषण। एक्चुअली ये भी एक प्रकार का ब्लूम के वर्गीकरण का ही सिद्धांत है। ब्लूम वर्गीकरण ही कहलाता है जब विचारों को आप एक साथ रख करके नई समग्रता बना रहे हैं, तो उनको एक ब्लूम वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है ना? कह रहा है कि एक शैक्षिक विधि जहां शिक्षक और छात्र एक स्पष्टीकरण पर पहुंचने के लिए सचेत, योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रयास करते हैं। इसमें क्या करते हैं? वो करते हैं समस्या जो समाधान विधि होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होता है, इस पे मतलब कि ये समस्या विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें शिक्षक और छात्र मिलकर के समस्या का समाधान पहुंच करते हैं और वहां तक वो पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है? तो वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो उस इस दृष्टिकोण में उनको चीजों को सिद्धांत, इसके सिद्धांत, इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके तंत्र, अनुप्रयोग आदि के बारे में हम गहन यानी विस्तृत रूप से सीखते हैं, यानी विस्तृत रूप से सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर ये, यही है वैचारिक दृष्टिकोण। क्लियर हमारी बात? चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। ये थोड़ा सा बड़ा है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को हमारे मित्र पक्षी विषय पढ़ाते समय नलिनी जो है वो निम्नलिखित पद्धतियों का पालन करती हैं। क्या क्या करती हैं? पहला, उन्होंने पक्षियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई है। दूसरा, विभिन्न पक्षियों के चित्रों वाले चार्ट का उपयोग किया और उसको समझाने का संक्षेप में प्रयास किया है। तीसरा, विद्यार्थियों को पार्क में ले जाकर के विद्यार्थियों को पक्षियों के बारे में ध्यान से देखने के लिए कहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो नलिनी सीखने के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? पाठ योजना बनाने के लिए नहीं। वो चाहती है कि जो बहुबुद्धि है, मतलब कि जो आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं, वो विद्यार्थियों ने, शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसी हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पाठ योजना में शामिल जो सिद्धांत हैं उनको किसी एक को छोड़कर सभी हैं। तो देखिए, इसमें क्या होनी चाहिए? इसमें रिजिडिटी नाम की किसी भी प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, पाठ की कठोरता नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होनी चाहिए, शिक्षण का ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों का ज्ञान होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि परियोजना विधि आधारित होती है। परियोजना विधि आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? तो ये आधारित होती है किस पर? ये आधारित होती है एलोबरेट, मतलब विस्तृत करने पर आधारित होती है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है, इसका आंसर जो है वो डी है। मतलब इस विधि में आपको क्या होता है, विस्तृत रूप से आपको बताना होता है, छात्रों के ज्ञान को गहराई से समझने होते हैं, उनके प्रयोग में लाने होते हैं। ठीक है ना? अगला पॉइंट है ये, कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन माने जाते हैं? सूक्ष्म शिक्षण विधि के जो जनक माने जाते हैं, इनका नाम है क्या? इनका नाम है डी डब्ल्यू एलन और कीथ एचिसन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक माने जाते हैं। ठीक है ना? चलिए, अगला पॉइंट हम चलते हैं। कह रहा है कि सामूहिक चर्चा का लाभ है। सामूहिक चर्चा का एक लाभ होता है, बहुत सारे लाभ होते हैं कि आपको मल्टी डायमेंशनल चीजें आपके सामने आती हैं, मतलब कि बहुत लोगों की थॉट्स आपके सामने आते हैं, आप अलग अलग विचारों को समझते हैं। मतलब तो अलग अलग विचार को समझेंगे तो मल्टी डायमेंशनल आपके आपके अंदर डिस्कशन होगा कि नहीं होगा? कम उपकरण होगा ही नहीं। इस विधि में ज्ञान सीधे बच्चों को प्रयास से प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं। ये ही ऑप्शन सही है कि चर्चा के मुद्दे की बहुत आयामिता होती है और जिस पर प्रकाश डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होना चाहिए? ए करेक्ट होना चाहिए। 13 नंबर कह रहा है कि जो टीम शिक्षण है, उस टीम शिक्षण से क्या एकीकरण होता है? तो उससे संसाधन, उससे क्या होता है, मतलब कि रिसोर्सेस का एकीकरण होता है। ठीक है ना? व्यवस्था का बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक अभी भी इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। क्या बनाए रखने के लिए संघर्ष करेगा? थोड़ा इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करिए। इसमें कोशिश करेगा कि जो पर्याप्त कक्षा वातावरण है उनको बनाए रखे, न कि उस पे प्रतिबंधात्मक सीखने का माहौल। ये नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। कह रहा है कि लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन, पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है, क्या है शाब्दिक अर्थ इसका? ये है श्रेष्ठ ज्ञान की शक्ति। जाहिर सी बात है, श्रेष्ठ ज्ञान की शक्ति ही पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, देखिए यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ की तरफ जाएं, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ ज्ञान। मतलब कि पर्यवेक्षण दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है। आपका पहला है सुपर, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, और दूसरा होता है विजन, जिसका अर्थ होता है देखना या निरीक्षण कर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? ये करेगा कि शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर। आप किस प्रकार से शिक्षक वहां पर अपना निर्देश दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसी पर उनके प्रतिभाशाली और सृजनात्मक चीजें आपके बच्चों के लिए हस्तक्षेप का निर्भर करेंगी उस पर। ठीक है ना? अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन पॉइंट आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने हो गया। 17 देखिए, कह रहा है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कब? जब वे अच्छी तरह से वर्दी स्कूल में पहन के आए तो क्या उनको कहा जाएगा बहुत मोटिवेटेड हैं? क्या ड्रेस से कहा जाएगा? वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थित में नियमित हैं, या वे दे आस्किंग क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल, मोटिवेटेड वही है जो क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब वो पढ़ाई कर रहा है, उसके बारे में सर्च कर रहा है। तो रियल इसमें चारों का ऑप्शन में जो बेहतर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। 18 नंबर है कि परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। तो शिक्षकों के लिए क्या? क्या छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, या साप्ताहिक पाठ्यक्रम योजना? ये तो होगा ही नहीं, डेटा भी नहीं होगा, छात्रों की तकनीकी ये भी नहीं होगा। मतलब यदि आप परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक कब होगा? जब वो छात्र को सीखने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए होगा, तब। ठीक है ना? तब होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें क्या होगा? तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षक को शिक्षण बिंदु तैयार करने के लिए इससे उसे मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है? उससे क्या मदद? आपको ऑप्शन देख करके क्या मदद मिलेगी? जब आप कोई शिक्षक पढ़ाने जा रहा है तो शिक्षण बिंदु तैयार कर रहे हैं, तो उससे से मदद क्या मिलेगी? क्या समय बचेगा? समय बचाएगा तो बच्चों को जानकारी नहीं मिलेगी, तो ऐसा ही नेगेटिव पॉइंट हो गया। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, मेंटेन डिसिप्लिन के लिए तो आप शिक्षा बिंदु तैयार करेंगे नहीं। यह जानने में कि कक्षा में क्या पढ़ाना है, हाँ, कि बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं, हमें क्या पढ़ाना है, आप पहले खुद खुद पढ़िए। टीचर कैसा अच्छा टीचर कौन-सा होता है? बेस्ट टीचर, जो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करे, पढ़ाने जाए तो उसके बारे में उसको कंप्लीट जानकारी हो। आधे-अधूरे ज्ञान कभी भी बच्चों के सामने प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए, वैसे उनका भी ज्ञान अधूरा होगा। तो आप क्या करिए, ऑप्शन यहाँ पे बना लीजिएगा, ऑप्शन सी सही है इसका। तो जानने में मतलब आपको जानने चाहिए कि कक्षा में हमको क्या पढ़ाना है, उसी हिसाब से आपको शिक्षण बिंदु तैयार करना चाहिए और बच्चों के सामने लाना चाहिए। कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करे जो समाज के लिए उपयोगी हो। बिल्कुल सत्य बात। विद्वान नागरिकों का निर्माण करे, समझदार नागरिक बनाते हैं। तो ये सभी के सभी ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला है कि छात्रों के प्रदर्शन के मात्रात्मक विवरण तक सीमित हैं। क्या है? तो मात्रात्मक विवरण तक सीमित हैं, जो कह रहा है कि लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुपिल्स। कह रहा है कि परफॉर्मेंस क्या टेस्ट से होगा? नहीं, उनका मेजरमेंट किया जाएगा। मेजरमेंट से होता है। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, आप 20 मार्क्स पा गए, तो ये मात्रात्मक विवरण है जो कि लिमिटेशन दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कह रहा है कि अगला कि अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अधिगम के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है क्या करने के लिए? ये इस सीखने की प्रक्रिया के दौरान, यानी मूल्यांकन क्या है? सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर करने की प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार का ये कौशल जो क्या किया था, निरंतर सीखने की मदद करता है और शिक्षक और शिक्षण को समायोजित करने में सहायता करता है। ठीक है ना? दूसरी बात, एक प्रकार से जो आपका ये मतलब कि ये लर्निंग है, ये आपकी औपचारिक औपचारिक दोनों हो सकता है। मतलब आप
अवलोकन कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, रचनात्मक प्रक्रिया दे सकते हैं, सभी चीजें हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्र के बीच चल रहे संवाद की क्या विशेषता है? विशेषता यही है कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, मतलब कि रचनात्मक आकलन होना चाहिए। करेक्ट है। रचनात्मक आकलन क्या होता है? ये निरंतर चलने वाला एक प्रकार का मूल्यांकन होता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों के सीखने की प्रगति की निगरानी करना और उनके सीखने में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां उनको पहचान करके उनका तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान कर देना। यही होता है रचनात्मक, एक प्रकार का निरंतर चलने वाला एक मूल्यांकन होता है। ठीक है ना, जो शिक्षक और छात्रों के बीच चल रहे, दोनों के बीच में एक संवाद है। समझ गया हमारी बात? पाठ्यचर्या का मनोवैज्ञानिक आधार जिसको ध्यान में रखते हुए करा की भूमिका निभाता है। तो ये छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा, उनकी रुचि को ध्यान में रखा जाएगा, छात्रों की क्षमताएं कैसी उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो सभी चीजें इसमें ऑप्शन में क्या है, तो सही है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के बीच में शेयर कर दें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसकी फ्री पीडीएफ मैं आपको वहीं पे दे दूंगा। समाज शास्त्रीय आधार संबंधित है, किससे संबंधित होता है? तो समाज शास्त्री की बात आ गई, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो समाज होगा। अगला आइए, 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी शिक्षण की तकनीक नहीं है? ड्रिलिंग तकनीक होती है, दृष्टांत भी होता है, नाटकीयकरण भी होता है, लेकिन आपका किंडरगार्टन जिसको हम बालवाड़ी बोलते हैं ये नहीं होता। ये शिक्षण की तकनीक ही नहीं है। हमारी बात समझिए, ये शिक्षण की तकनीक ही नहीं है। यदि आप बोलेंगे एक किंडरगार्टन क्या है? एक प्रकार की संस्था है। ये क्या है? एक प्रकार की, तो ये संस्था है, ये एक प्रकार का शिक्षण कौशल नहीं है। लेकिन हम ड्रिलिंग तकनीक की बात करेंगे तो ये प्रशिक्षात्मक एक विधि है, जिसमें क्या होता है, जिसमें अभ्यास और पुनरावृत्ति पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? ये अभ्यास एवं पुनरावृत्ति पर आधारित होती है। क्लियर है ना? और जिसे आपका गणितीय तथ्य होते हैं, आपके व्याकरण के नियम होते हैं, इनको अभ्यास किया जाता है। ये ड्रिलिंग तकनीक के द्वारा इनको सीखा जाता है, और ये सब तो जान भी करते हैं। कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? तो ये होगा आपका वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत। अब मैं आपको बताता हूं वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत क्या मानता है। वो मानता है कि सीखना एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, वाइगोत्स्की का मानना है। प्रक्रिया है, सीखना क्या है? एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है, वाइगोत्स्की का मानना है। और जो अन्य लोग हैं, जिसे विशेषकर आप शिक्षक की बात करेंगे, उनके साथ सहयोग और बातचीत करके इनका ये माध्यम होता है, जिसके आंतरिक प्रेरणा और सीखने में छात्र की सक्रिय भागीदारी होना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वाइगोत्स्की ने एक प्रकार से दिया था जोन, जिसका नाम है जेपीडी, मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा दी थी, जिसमें बताया उन्होंने कि छात्र क्या स्वयं कर सकते हैं और वे क्या एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मतलब यह सहयोगात्मक रूप से और अंतःक्रियात्मक शिक्षण का उन्होंने आधार माना था। तो ये आपका वाइगोत्स्की का एक प्रकार का रचनावादी सिद्धांत है। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग कक्षा में बार बार किया जाता है? उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि बच्चा ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, क्या गलतियां की हैं, वो अवलोकन करने पे ही पता चलता है। कह रहा है कि कौन सा श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? देखिए, श्रव्य का मतलब सुनना, इसका सही आंसर हो जाए लिंग्वीफोन। लिंग्वाफोन जो होता है श्रव्य सामग्री का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मानचित्र में आपको पता है चित्र मतलब कि देखने के योग्य है। एपीडिया स्कोप क्या होता है? आपने कभी सुना? ये प्रोजेक्शन यंत्र होता है एक प्रकार का। ये क्या होता है? ये प्रोजेक्शन यंत्र होता है जो छवियों को प्रस्तुत करता है, जो छवियों को दिखाता है। कहने पर कहाँ दिखाता है? तो एक प्रकार से स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है ना? अगला पॉइंट देखिए, शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानी पूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए। क्या उनको प्रभावी नागरिकों के उत्पाद करने के लिए, या इसकी वास्तविक प्रस्तुति के बाद करनी चाहिए, या इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले करनी चाहिए,
या विद्यार्थियों की जानकारी एकत्र करनी चाहिए। देखिए, जब भी आप शिक्षक को कोई भी सहायक सामग्री का उपयोग करना है ना, तो उनको सबसे पहले उनको प्रेजेंटेशन के बिफोर इसके पहले उनको सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आते हैं, मैं आपको यहाँ से जो 20 क्वेश्चन आपके हैं वो। महात्मा गांधी के किसके समर्थन में 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था? आपको पता है कि महात्मा गांधी के सबसे सफल जो शुरुआत है 1917 में मानी जाती है चंपारण सत्याग्रह से। पहला सत्याग्रह आंदोलन था। लेकिन उसके बाद से उन्होंने बहुत ही क्रमिक रूप से बहुत सारे उन्होंने ये अपना किया, समर्थ सत्याग्रह किया, जिसमें एक सत्याग्रह आता है खेड़ा सत्याग्रह, जिसका वहां पे लीडिंग कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं से उनको खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, अच्छा सॉरी, इसमें नहीं, इस मैं बात थोड़ा सा मूव कर लिया दूसरी तरफ। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, इसमें एक्चुअली ये था कि आपकी बारिश, सूखा पड़ गया था, बारिश होती नहीं थी, फसल अच्छे होते नहीं थे, लेकिन जो वहां के लगान थे वो लगान प्रॉपर रूप से लिए जाते थे। इससे भूस्वामियों में, लैंडलॉर्ड्स में काफी गुस्सा था। तो उन्होंने इस चीज को लेकर के महात्मा गांधी से संपर्क किया। महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह में गए और गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने मतलब झुकना पड़ा। तो गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, ये लैंड भूमि यानी भूमि स्वामियों के लिए। ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि नीचे कौन सा जो ऑप्शन है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था। तो इसका पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आपको पता है कि ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ है ये? उत्तराखंड जिले में है, शायद चमोली जिले में है ये। और ये 1936 में सबसे पहले बना था। यदि हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यूपी में बना था, ये 1977 में बना था। ठीक है। और इसको पहले हम इसको दूसरे नाम से जानते थे, पहले इसको हम हैली नेशनल के नाम से जानते हैं। जिम कार्बेट को हैली नेशनल के नाम से पहले जानते थे, हैली नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है, कंफर्म है? आगे बढ़े, चलिए। कह रहा है कि भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? ध्यान दीजिए, कानून बनाने की जिम्मेदारी आप तुरंत ऑप्शन करके आएंगे सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल नहीं। देखिए, कभी भी जिम्मेदारी पार्लियामेंट को दी जाएगी। और पार्लियामेंट में कौन कौन से अंग हैं आपको पता है? पार्लियामेंट का पहला अंग होता है लोकसभा। क्या है? लोकसभा। लोकसभा को अस्थाई सदन का नाम देते हैं, पता है कि नहीं? दूसरा होता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा को हम अस्थाई, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये होता है आपका पहला लोकसभा, जो कि अस्थाई होते हैं। ये हमेशा कभी भी भंग नहीं किया सकती है लोकसभा। ठीक है ना। सो लोकसभा कभी भी भंग किया सकती है, राज्यसभा भंग नहीं किया सकती है, उल्टा हम बोल देना, सॉरी। लोकसभा जो होती है वो अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई। लेकिन राज्यसभा जो होता है वो अस्थाई अस्थाई होता है, मतलब कभी इसको भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक बना। और तीसरा होता है इसका राष्ट्रपति। तीन ही अंग हैं, संसद के तीन अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये दो, यहां से कोई भी कानून पारित होके आता है और उस पर लास्ट में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बन जाता है, तो वो कानून बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी भी कानून को बनाने की जिम्मेदारी संसद के पास होती है। कह रहा है कि अगला पॉइंट कि इनमें से कौन सा नेता जो है स्वराज पार्टी से जुड़े थे। देखिए, स्वराज पार्टी से दो नेता जुड़े थे, जिसका नाम था, एक का नाम था सी आर दास, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया हुआ, जिसको हम चितरंजन दास बोलते हैं। दूसरा नाम था मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इन्हीं दो लोगों ने मिलकर के 1 जनवरी 1923 में इस स्वराज पार्टी का गठन किया था इलाहाबाद में। कहा किया था? इलाहाबाद। ठीक है ना। और एक्चुअली ये जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन 1922 का कर रहे थे, तो इनको लेकर के इन लोगों में असंतोष था। देखिए, महात्मा जो चितरंजन दास और सी आर दास थे, उन्होंने इनके द्वारा जो बनाई गई जो स्वराज पार्टी थी, इनका मानना था कि हम विधान परिषद में अपना भाग लें। और ये कांग्रेस की, जो कांग्रेस के अन्य लीडर थे, उनका मानना नहीं था। तो बहुत सारी चीजें थी, और भी चीजें थी, लेकिन यही सामने आती हैं। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापना की जाती है। हमारी बात समझ गए कि नहीं? चलें आगे। चलिए, अगला पॉइंट ध्यान दीजिए। कर है 35 नंबर कि भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का एक शासी निकाय कौन सा है? परमाणु ऊर्जा विभाग का जो शासी निकाय है उसका नाम है भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग। क्या नाम है? भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग इसका नाम है, जो कि ऑप्शन हम और दिए नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हम आते हैं आपको 36 नंबर की तरफ। कह रहा कि वो कौन सा स्थान है जहां भोजन और खेल के स्टॉल मिलते हैं।
तो जहाँ भोजन और खेल के स्टॉल मिलेंगे उनको क्या म्यूजिक हॉल बोलेंगे? वहां तो म्यूजिक मिलती है। सर्कस तो इंटरटेनमेंट का जगह है। लेकिन हम फेयर यानी मेला जाते हैं तो मिठाइयाँ मिलती हैं, अलग अलग खाने के भोजन मिलते हैं, आपके खेल के स्टॉल लगे होते हैं, अलग अलग खेल का एंजॉय कर सकते हैं आप। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला पॉइंट है कि एक बास्केटबॉल टीम में कुल एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? एक समय में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी खेलते हैं? कुल 5 खिलाड़ी एक समय में खेलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो महत्वपूर्ण खनिज है, एक खनिज नहीं होगा। आपको इंपॉर्टेंट है, आपके शरीर में आयरन होने चाहिए, सोडियम होने चाहिए, कैल्शियम होने चाहिए। यानी तीनों के तीनों ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ देखती है जो उसके गृह नगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग हैं। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे? तो जाहिर सी बात है ऊंचे ऊंचे देखे होंगे, तो सेब, लीची, इनसे सब इन बताइए, इन चीड़ का तो मिलता है, ऊंचे होते हैं, लेकिन ये पर्वतीय पेड़ होते हैं और केरल पर्वतीय इलाका तो है नहीं। तो केरल में किस प्रकार का होगा? तटीय इलाका। और तटीय इलाका में आपको पता ही है कि आपका कोकोनट मिलता है, नारियल मिलते हैं, तो ये नारियल के पेड़ों को देखी होगी। कॉमन सेंस है थोड़ा सा भी। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, थोड़ा सा अलग से मिलेंगे। कौन सा समूह ग्रेनोला, साबुत गेहूं की ब्रेड, दलिया जैसे उच्च फाइबर खाद्य पदार्थों से बना है? तो वो ग्रेन्स होते हैं, मांस होगा नहीं, सब्जी होगी नहीं इसमें, तो ग्रेन्स होंगे, मतलब अनाज में ये सारी चीजें मिलती हैं। अब आते हैं थोड़ा सा, दो चार क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, नॉर्मल है। कह रहा है कि 80 डिग्री के कोण का पूरक कोण है। देखिए, पूरक कोण का मतलब क्या होता है और समपूरक कोण का मतलब, दोनों एक बार जान लीजिए। समपूरक कोण, पूरक कोण का मतलब होता है किसी भी दो एंगल, यानी दो एंगल, एंगल ए और एंगल बी, दोनों का सम यदि 90 डिग्री के बराबर है तो वो आपका पूरक कोण है। अब इसमें से किसी एक का दे दिया जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा, तो उसमें जोड़ लीजिए कि कितना कम है, दूसरा मिल जाएगा आपका। और संपूरक का मतलब होता है किसी दो एंगल को ऐड करिए, उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, संपूरक है। तो यहाँ पे पूरक की बात कर रहा है, तो एक 80 दिया है, तो पूरक होने के लिए, 90 होने के लिए 10 की जरूरत है कि नहीं है वहां पर? तो 10 कहां पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका डी है। एक वर्गाकार पिरामिड में कितने फलक होते हैं? देखिए, इसमें 5 फलक होते हैं, जिसमें 4 त्रिभुजाकार होंगे और एक आपका वर्गाकार होगा। एक कैसा होगा? वर्गाकार, रट लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, मतलब कि आपको एचसीएफ बताना है, महत्तम समावर्तक बताना है। 16 और 20 बहुत दो तरीकों से लोग निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। आप हमारे साथ भाग विधि सीखेंगे, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत तरीके से आसान है। देखिए, सबसे पहले दोनों में छोटे अंक को बाहर लेते हैं, उसको भाजक बनाते हैं। 20 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 4 आपका शेषफल होगा। अब यही 4 आपका भाजक बन जाएगा और ये 16 यहाँ पे चला आएगा। 4 बार में कट गया कि नहीं कट गया? खत्म हो गया कहानी। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं ये 4, ये 4 नहीं, ये 4, यही आपका 900 होगा। क्या होगा आपका? 900। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अब देखिए, दोनों को जोड़ना है, तो यहीं से आपको दिख रहा है कि 10 और 2 दोनों होल नंबर है, तो 10 और 2 कितना हो गया? 12 प्लस। ये बताइए, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 0.1 लिख लीजिए। यदि हम 2/100 लिखें, तो जितना नीचे जीरो रहता है, यदि डेसिमल डिवाइड, डेसिमल ही बने, ऊपर वाला नंबर कम है, तो 0.02, जितना डेसिमल के बाद नंबर होगा उतना ही जीरो नीचे होगा, तो 0.02, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12.12 होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। एक मेज है जिसकी ऊपरी सतह 2 मीटर 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि ये लेंथ है इसका, और ये क्या है? इसका ब्रीथ है। तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप बताना। ऊपरी सतह किस प्रकार का होगा? कुछ इस प्रकार का होगा, तभी तो लेंथ और ब्रीथ दिया है। आयताकार है, जिसकी 2.25 मीटर लिख सकते हैं, इसका मतलब ये मीटर और ये सेंटीमीटर है। और चौड़ाई लिख सकते हैं 1.5, यानी ये मीटर और सेंटीमीटर है। ठीक है ना? और आपको पता है ये क्या है? ये परिमाप कैसा है? ये कैसा फिगर है? आयताकार है। और आयत का परिमाप का फार्मूला होता है, आयत का परिमाप, इसका फार्मूला कहता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, 2 और लेंथ की लंबाई कितनी है? तो 2.25, इसमें जोड़ दीजिए 1.5,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.25 और 1.5 कितना होगा, कितना होगा, ये हो जाएगा 3.75। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6, 1 7, मतलब कितना हो गया 7.5 आया कि नहीं आया, 7.5 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। आसान था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। FMPWUNK इसको करके बताइए क्या दिख रहा है। ये मेरे ख्याल से आपको यदि याद हो थोड़ा सा, तो आप सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या करिए, सभी ABCD को इस प्रकार से लिखिएगा, ABCDEFGHIJKLM। 26 होते हैं, 13 ऊपर लिखिए, 13 नीचे लिखिए, लेकिन लिखने का तरीका इधर से लिखिएगा, NOPQRSTUVWXYZ। इसका मतलब ये इसका क्या है, उल्टा है। अब ये बताइए F का उल्टा U है क्या, F का उल्टा U है, बिल्कुल सही बात है। M का उल्टा N है का, M का उल्टा N है, बिल्कुल सही बात है। P का उल्टा K है, तो P का उल्टा K है, ये भी बात सही है। और W का उल्टा D है, W का उल्टा D है, ये भी सही है। इसका मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल का संबंध है, उल्टा का। तो आप H का उल्टा क्या है, H का उल्टा S लिखिए। T का उल्टा क्या है, T कहाँ है, T का उल्टा G है, G लिखिए। D का उल्टा क्या है, W है, W लिखिए। J का उल्टा क्या है, तो Q है, SGWQ कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, इसको बना लीजिए SG, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए, SGWQ यही सही है, ठीक है ना। 47 देखिए, 47 में है 0 7 26 63, मुझे दिख गया क्या इसमें गलत है, क्या इसमें सॉरी ये 124 है। अगला क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, मुझे तो दिख गया। देखिए, एक का क्यूब में से एक को माइनस, दो का क्यूब में से एक को माइनस, तीन का क्यूब में से एक को माइनस, चार का क्यूब में से एक को माइनस, पांच का क्यूब में से एक को माइनस। सबका क्यूब एक निरंतर क्रमिक नंबर में से एक को माइनस कर देंगे, तो अगला क्या होगा, 6 का क्यूब में से एक माइनस 216, 6 का क्यूब एक माइनस करेंगे 215। ये ऑप्शन नंबर आपका डी, देखिए ना, 2 दूना 4 दूना 8 में से एक जा कितना होगा, 7 होगा, 3 तरीके 9 3 27 में से एक जा क्या होगा, 26 होगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं, मतलब ऑर्डर सेट किए हैं, तो 215 इसका सही आंसर है। बस पहुंच गए हम। कह रहा है कि बी सी की चाची है, ए बी का पति है। अब यहाँ पे देखिए, यदि मैं इसको अब ग्राफ बन के समझाऊं, हाँ उसी प्रकार से करिए, एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बी लिखिए, बी चाची है, तो जैसे फीमेल को सर्कल में रखते हैं, और चाची इसका मतलब इसका कोई हस्बैंड होगा, ठीक है। और जब चाची की बात बोल रहा है तो मान लीजिए आप सी की चाची आप हो गए। अब इसको सर्कल मत करिएगा, सॉरी, इसको सर्कल हो सकता है आप मेल फीमेल कोई भी हो, सी रखिए। जब इनकी चाची है तो इनके चाचा लगे, ये चाचा लगे तो इनके क्या होंगे, तो इनका भाई इनके फादर होंगे, इनका भाई मान लीजिए आपके फादर हो गए, ये आपके पापा हो गए, पिताजी। पिताजी को ऊपर और ट्रायंगल में रखेंगे, इनके भाई हो गए ना। अब देखिए ए बी का पति है, बी का पति कौन है, ए है, यानी आपके चाचा कौन हो गए, ए हो गए, मतलब सी के चाचा ए हो गए। बी डी की बहन है, यानी बी की बहन कौन है, तो डी है, तो बहन के लिए हम सिंगल डॉट से, और जब वहां पे यदि मैरिज होगा तो आपके डबल डॉट से दिखाएंगे, ठीक है ना, पति पत्नी के लिए। तो ये बताइए इनका और इनका रिलेशन किसका है, साली जीजा का है कि नहीं है। जब इनकी वाइफ है और ये इनकी क्या होंगी, तो साली होंगी। ए कौन होंगे, ए जीजा होंगे, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, तो जीजा का है। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें देखिए ऑप्शन थोड़ा सा ये फिगर में आ नहीं पाया था, मैं आपके सामने दे दे रहा हूँ। इसमें ऑप्शन ए आपके सामने दे रहा हूँ, कुछ फिगर इस प्रकार से है, ये फिगर है ए। दूसरा फिगर ध्यान दीजिए, दूसरा फिगर आपके सामने है ये, ठीक है। तीसरा फिगर है सी वाला, ये है। और डी वाला फिगर जो है वो इस प्रकार से है। कह रहा है कि जीव मनुष्य और ग्रह, ये बताइए जीव और मनुष्य का संबंध ग्रह से नहीं है, ग्रह किसी दूसरे जगह रहता है, तो दूसरे जगह रहेगा तो ये तो होगा ही नहीं, इनके साथ रिलेशन इसका है नहीं, इनका रिलेशन इसके साथ है नहीं। एक ही चीज यहाँ पे बी मिल रहा है। यदि मान ली इसको ग्रह है अलग है, और दूसरा जीव और मनुष्य, मनुष्य क्या है, तो जीव है, यानी जीव आपके जीव के अंदर मनुष्य होगा ना, तो यह मनुष्य हो जाएगा, और ये आपका जीव होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कमांडर से कौन सा शब्द आप बनाया जा सकता है। कमांडर से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, इसको आप लिखिएगा डांसर, DANCER। देखिए कौन सा नहीं बनाया, कौन सा बनाया सकता है, कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन को लास्ट से उठाते हैं। 2 बार आर दिया है कि नहीं, यहाँ पर कहीं 2 बार आर है, इसमें नहीं है, यही नहीं बनाया सकता, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए RACE ये तो बनाया जा सकता है, DANCER ये भी बनाया जा सकता है, COME ये भी बनाया जा सकता है, मतलब रिकॉर्ड नहीं बनाया सकता, ऑप्शन नंबर डी। एक प्रकार क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये तो आसान होता है, लगा लेंगे। इसी के साथ ही कंप्लीट सेशन हमारा खत्म होता है। डेली वीडियो आएगी, आप जरूर ध्यान, जो जो वीडियो आ रही एग्जाम ओरिएंटेड आ रही है उसको जरूर देखते जाइए। और आपको मैंने बोला कि यदि आपको पीडीएफ पेड वाली चाहिए तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, 7905858205। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।